चैप्टर 103। अब तक उन्होंने उसे जो कुछ भी दिखाया था वह वही था जो वह उसे दिखाना चाहते थे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अनएथिकल होते हुए भी सही सिचुएशन में सही ठहराया जा सकता था। इसके पीछे की असली हैवानियत तो कहीं और ही छुपा रखी थी। लेकिन कहाँ, ये सबसे निचला लेवल था। इससे नीचे कोई लेवल नहीं था। वह गहरी सोच में डूबी हुई हल्की सी भौहें सिकोड़ रही थी। तुम्हारे दिमाग में कुछ है। सिया ने तब तक विहान के झुकने पर ध्यान नहीं दिया था जब तक कि उसकी आवाज़ उसके कान के पास नहीं आ गई थी। इसी के साथ सिया अलर्ट हो गई। वह तुरंत पीछे हट गई। उसका हाथ जेब की ओर बढ़ा, लेकिन उसने समय रहते खुद को रोक लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विहान की नज़रों से नज़रें मिलाईं और कहा, मैं बस यही सोच रही थी। पैसे से सचमुच कुछ भी खरीदा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। फिर वह जोर से हंस पड़ा। ठीक है, पैसों से तो जिंदगी भी खरीदी जा सकती है। उसका एंटरटेनमेंट थोड़ा कम हो गया और उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। मैं पहले झूठ नहीं बोल रहा था, तुम्हें पता है। अगर तुम पहले मान गई होती तो तुम्हारी दादी बच सकती थीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया की मुठियां कस गईं। उसने अपनी निगाहें नीची कर लीं, आवाज़ भी धीमी कर ली। यह उसकी चॉइस थी और मैं उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो। विहान ने सिर हिलाया। फिर अचानक वह मुस्कुराया। तो क्या लगता है, क्या तुम इसमें शामिल होना पसंद करोगी? सियरा ने सोचने का नाटक किया। फिर उसने हल्की सी सहमति दी। ये हुई न बात। कहते ही विहान की मुस्कराहट चौड़ी हो गई। सिया ने अपना सिर झुकाया, होंठ थोड़े से मुड़े हुए। मुझे एक नए प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। उद्धरण चिन्ह। विहान की आंखें एक्साइटमेंट से काली पड़ गईं। उनके लिए सिया सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट थी। उसकी प्रतिभा बहुत ही रेयर थी। वो उसे पूरी तरह से अपने पास रखना चाहता था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, चलो बाकी चीजें मेरे ऑफिस में चलकर डिस्कस करेंगे। जैसे ही ऑफिस में पहुंचकर वे अपनी चेयर पर बैठे, तभी विहान की टेबल पर उसका फ़ोन बज उठा। उसने ध्यान से सुनते हुए उसे उठा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिया ने कुछ नोटिस किया। उसके एक्सप्रेशन बदल गई और दो बार उसकी नज़रें उसकी ओर उठीं। उसकी नब्ज तेज हो गई। शौर्य, वह फ़ोन कॉल शौर्य का ही होगा, सिया ने अंदाजा लगाया। विहान ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। उसने नहीं पूछा। इसके बजाय वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और बोली, आगे बढ़ने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। विहान ने भौहें उठाईं। मुझे अपने एक्सपेरिमेंट का टॉपिक चुनने का राइट है और मैं प्रॉफिट का 50% चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, 50%? क्या तुम्हें पता भी है कि हम कितने पैसों की बात कर रहे हैं? उसने सोचा, कही उसने ज़्यादा तो नहीं मांग लिए, लेकिन असल में तो वह उसको टेस्ट कर रही थी। वह तुरंत राजी नहीं हुआ। उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बता गया कि उसके ऊपर कोई था। यहाँ डिसीजन लेने वाला केवल विहान ही नहीं था, जैसी कि उसने उम्मीद की थी। विहान पीछे झुक गया और उसे नई निगाह से देखने लगा। वह अभी भी उस फ़ोन कॉल के बारे में सोच रहा था। फ़ोन कॉल की दूसरी तरफ शौर्य था, जिसने सिर्फ एक लाइन कही थी, मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। शौर्य वर्षों से विहान के साथ काम कर रहा है। न जाने अब ऐसा क्या हो गया है जिससे वो उससे कांटेक्ट खत्म हो रहा है। आखिर हुआ क्या है? ये सोचते सोचते उसके दिमाग में पहला डाउट सिया पर आ गया। उसके दिमाग में कुछ देर पहले सिया से हुई शौर्य के बारे में बातें घूमने लगी। वो उसके साथ खेलना चाहती है, वो उसको तड़पाना चाहती है और एंजॉय करना चाहती है। क्या ये पॉसिबल है कि सिया ही इन सब के पीछे हो? पर ऐसा लगता नहीं है कि सिया इन सब के पीछे हो सकती है। आखिर सिया की क्या ही दुश्मनी हो सकती है शौर्य के साथ? वो अच्छे से जानता है जिस बिजनेस में वो था, वहाँ ना कोई अपना था ना ही कोई सगा। फिर भी मैं इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। विहान ने एक ठंडी सांस ली। उसने सिया से कहा, क्योंकि यह बिजनेस अकेले मेरा नहीं है, इसलिए मैं अकेले इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे इस पर सबसे बात करनी होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर सिया मुस्कुरा उठी और बोली, तो फिर देर किस बात की, जल्दी करो। वह तो पहले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। फिर वह रुकी और बोली, ओह, एक और बात, उसने सहजता से कहा।
वह कुत्ता मुझे चाहिए। विहान ने उसे देखा खुशी से। क्यों? सिया के होंठ मुड़े हुए थे। मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या वो कुत्ता सचमुच अपने पहले मालिक के प्रति ही वफादार रहता है। ये सुनकर विहान की मुस्कुराहट लौट आई। तुम सच में वंडरफुल हो सिया। ये कहते ही वो राजी हो गया, क्योंकि असल में वह कुत्ता शौर्य का था। अब शौर्य क्या करेगा वो भी जानना चाहता था। जब कुत्ते को उसकी पिंजरे से बाहर लाया गया तो उससे कोई रिएक्शन नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने मालिक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया था जो अब टूट गया। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई आत्मा हो ही ना, वह केवल हड्डियों का ढांचा हो। विहान उसे कार तक ले गया और सहजता से बोला, अगर कुत्ता कुछ अलग व्यवहार करने लगे तो मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपना सिर झुकाया। अगर यह मर गया तो क्या होगा? मर गया था या किसी कारण से कुछ हो गया तो? विहान हंसा और बोला, तो फिर बताओ। भी मेरा कुत्ता नहीं, मुझे उसके असली मालिक तक खबर पहुंचानी होगी। कुछ देर में वो दोनों सिया के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए। सिया कुत्ते को लेकर लिफ्ट के अंदर चली गई, जबकि वहां कर लेकर वहां से चला गया। तभी दरवाजे खुले, सामने राघव खड़ा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। राघव ने उसे कसकर पकड़ लिया और कुछ नहीं बोला। ऋषभ और आरव भी वहीं खड़े थे, लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ गया। बिना कुछ कहे वे मुड़े और चल दिए। राघव ने उससे कुछ नहीं पूछा और न ही उसने उसे रुकने के लिए कहा। वह पहले से ही जानता था, विहान का अस्तित्व अकेले सिया को बीमार करने के लिए काफी था। आज सिया को खुद को संभालने में काफी समय लगा। उसका चेहरा फिर से न्यूट्रल था। चलो चलें, ये कहकर सिया उसे कुत्ते को अपने अपार्टमेंट में लेकर चली गई। कुछ देर बाद ऋषभ भी उनके पास आ गया और दरवाजे की चौखट पर टिककर सिया को धीरे से कुत्ते के घावों को साफ करते हुए देखने लगा। उसने राघव की ओर देखा। वह बहुत शांत और बहुत नियंत्रित लग रही थी। आज जो कुछ उसने सुना था उसे वह भी बड़ी मुश्किल से पचा पाया था। पर सिया ये डायरेक्ट देखा था। राघव ने उसे पहचाना नहीं। उसका ध्यान सिर्फ सिया पर था। वह हमेशा से ऐसी ही थी। जब वो खुद मुसीबतों से घिरी थी तब भी वो दूसरे की मदद के बारे मत ही सोचती थी। भले ही दुनिया क्रूर थी, उसने कभी भी उसे अपने दिल से नरमी को कम नहीं होने दिया। कुत्ता पूरी तरह से शांत पड़ा रहा। सिया ने इसका इलाज किया, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं दी। जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी थी। उन्होंने इसे खुद ही टूटने पर मजबूर कर दिया था। सिया ने उसके सिर को धीरे से सहलाया और कहा, तुम उससे कहीं बेहतर के हकदार थे। इस तरह का कुत्ता, जिसे इतनी आसानी से उसके मालिक द्वारा छोड़ दिया गया था, पहले से ही ऐसे मालिक के लायक नहीं था। इसने जवाब में कान भी नहीं हिलाया। अपने हाथ धोने के बाद सिया अंततः राघव की ओर मुड़ी और पूछा, क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? हाँ। क्या ये सबूत के तौर पर चलेगा? जॉनथन ने सांस छोड़ते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। प्रॉब्लम यह है कि टेक्निकली देखा जाए वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह कानूनी है। कॉन्ट्रैक्ट पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए गए थे। रिसर्च को अवैध नहीं माना गया है और चूंकि किसी की मौत नहीं हुई, इसलिए कोई डायरेक्ट क्राइम नहीं है। और एनिमल्स? राघव बोलते हुए हिचकिचाया। ये दुर्लभ प्रजातियां नहीं हैं। कोई भी लॉ इनकी रक्षा नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा इससे जनता में कुछ आक्रोश पैदा होगा, लेकिन बस इतना ही। सिया शौक नहीं हुई और कुछ सोचते हुए बोली, तो फिर हम अभी भी असली सबूतों तक नहीं पहुंचे हैं। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी राघव के दिमाग में कुछ आया और वह बोला, वीडियो। वो लापता लोग, वो वहां नहीं थे। इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो लोग मर चुके हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी कहाँ है? चाहे बिहान कितना भी सावधान क्यों ना हो, उसने बॉडीज को कहीं ना कहीं तो दफनाया होगा। बिहान कुछ छुपा रहा था, कुछ बदतर। आज के लिए इतना ही काफी है। उद्धरण चिन्ह। राघव अचानक खड़ा हो गया। इससे पहले कि सियरा कुछ रिएक्शन दे पाती, उसने उसे जमीन से उठा लिया। उसने पलकें झपकाईं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, राघव ने कहा। उसी समय ऋषभ कमरे में वापस आया ही था कि उसने ये सुना। उसने भौहें उठाईं। तब उसने जॉनथन की नज़र से नज़र मिलाई और आगे कुछ ना बोलने का डिसीजन लिया।
और सोफे पर लेट गया और आलस से आरव की ओर मुड़ा। क्या तुम्हारे पर कुछ खाने के लिए है? आरव हिचकिचाया। वह ऋषभ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन ऋषभ के हाव भाव और उसका पहनावा देखकर इतना तो आरव समझ गया था कि वह कोई पैसे वाला व्यक्ति है। आरव पहले भी पैसे वाले लोगों के साथ काम कर चुका है और इसका एक्सपीरियंस इस मैटर में काफी बुरा रहा है। पर ऋषभ को देखकर वह समझ रहा था उसे बहुत भूख लगी है और अब उसे कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, जिसके लिए उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, थोड़ा नॉर्मल है। फिर आरव ने बहुत सावधानी से पूछा, हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुनकर ये सब उठ बैठा और बोला, हाँ, बिल्कुल। अभी अगर तुम मुझे सादा चावल दें तो मैं खा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने नाटकीय ढंग से अपने पैर फैलाए। तुम समझते नहीं, यार। राघवन मुझे बहुत ज्यादा काम पर लगा रहा है। कोई ब्रेक नहीं, कोई खाना नहीं, बस लगातार मेहनत। और सबसे बुरी बात, वो बहुत बुरा बॉस है। कोई फायदा नहीं, न कि कोई तारीफ। ये सुनकर आरव शॉक हो गया और ऋषभ की ओर देखने लगा। फिर धीरे धीरे वह शांत हो गया। हो सकता है कि सभी अमीर लोग मल्होत्रा परिवार जैसे न हों, या विहान जैसे, या शौर्य जैसे। हो सकता है कि कुछ लोग राघव, या यहाँ तक कि ऋषभ जैसे भी हों। दूसरी ओर राघव ने सिया को उठाया और उसके लिए गर्म पानी तैयार किया और कहा, अच्छी तरह से नहा लो। उस बारे में सोचना बंद करो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वह जानता था कि उसे आराम की ज़रूरत है। जब भी वह के आसपास होती, वह हमेशा प्रेशर में रहती। उसने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया था। जैसे ही राघव उसके लिए कुछ बनाने वाला था, सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।